हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपनी क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इतना इजी चैप्टर है, मतलब इसके अंदर सारी वो चीज़ें जो आपने पहले से ही पढ़ रखी है अपनी स्मॉल क्लासेस में, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें मैं पढ़ने, एक की दुक्की जो एक्स्ट्रा चीज़ होंगी वो मैं आपको पढ़ाई दूंगी। ये नोट्स मैंने लिए हैं इनोवेटिव ज्ञान वेबसाइट से, जिसकी लिंक आपको इस PDF के लास्ट में ही मिल जाएगी। अच्छा, इस PDF में नोट्स तो हैं ही, लेकिन साथ में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, MCQs वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दिए। कंबाइंड PDF मिलेगी आपको टेलीग्राम पर, ठीक है। और साथ ही साथ कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। और वहीं पर आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे। थर्डली, एंड फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू गिव द टेस्ट ऑफ दीज चैप्टर, तो मैं व्हाट्सएप चैनल पे डेली व्हाट्सएप चैनल पे रेगुलरली टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट कराती हूँ। वो भी आप उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं जस्ट बाय फॉलोइंग द चैनल, ठीक है। सो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप को ज़रूर फॉलो कर लेना। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड नाउ बिना किसी देरी के हम अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि बायोडाइवर्सिटी एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है, जिसके अंदर बहुत अलग अलग तरीके के प्लांट्स, एनिमल्स आते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। जैसे बहुत सारे जानवर पौधों को खाते हैं और एक दूसरे के साथ ये इंटर रिलेटेड है और साथ साथ ही रहते हैं, उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। नेचुरल वेजिटेशन क्या होती हैं? ऐसी वेजिटेशन, ऐसी प्लांट्स की कम्युनिटी जो कि अपने आप ही उग जाती है नेचुरली, उन्हें किसी इंसान की ज़रूरत नहीं होती। जैसे फॉरेस्ट है, वुडलैंड है, वो अपने आप उग जाते हैं। ग्रासलैंड अपने आप उग जाते हैं, ठीक है। उसे वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं। एंडेमिक प्लांट्स कौन से होते हैं? ये ऐसे वेजिटेशन, ऐसे प्लांट्स हैं जो कि प्योरली इंडियन है और इसे हम इंडिजिनस स्पीशीज़ भी कहते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? जब लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं एक पूरे इन्वायरमेंट में, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। या फिर प्लांट्स एंड एनिमल्स एक एरिया के जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। वाइल्ड लाइफ क्या होता है? वाइल्ड लाइफ में सारे के सारे नेचुरल इन्वायरमेंट में जितने भी वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं वो वाइल्ड लाइफ फॉर्म करते हैं। फ्लोरा एंड फौना क्या होता है? फ्लोरा मीन्स प्लांट एक रीजन के, और फौना मीन्स एनिमल की स्पीशीज़। इंडिया में फ्लोरा एंड फौना देखो, इंडिया में फ्लोरा बहुत रिच है, मतलब प्लांट की बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हैं। कितनी स्पीशीज़ है? 47,000, जिसमें कि 15,000 तो फ्लावरिंग स्पीशीज़ है जिसमें से फूल उगते हैं और वो प्योरली इंडियन है, ठीक है। और फौना में भी इंडिया काफ़ी रिच है। 81,000 तो इसकी एनिमल स्पीशीज़ है इंडिया में, ठीक है, जिसमें कि 1200 स्पीशीज़ बर्ड्स की हैं, 2500 स्पीशीज़ जो है फिश की हैं और 2500 स्पीशीज़ जो है वो इंसेक्ट की हैं। मतलब इतनी वेराइटी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन इंडिया जो कि क्रिटिकल कंडीशन में है। देखो, चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट, उल्लू मतलब कि प्लांट्स जैसे कि मधुका इंसिग्निस जो कि एक महुआ प्लांट की वैरायटी है, और हैबर्डिया हैप्टेन्यूरोन जो कि एक ग्रास की स्पीशीज़ है। ये सारे ऐसी स्पीशीज़ है इंडिया में जो कि बहुत खतरे के टाइम से गुजर रही हैं, ठीक है। अब ऐसी कौन सी स्पीशीज़ हैं जो कि एक्सटिंक्शन मतलब लुप्त होने की कगार पे हैं? वो कौन कौन सी हैं? इतने सारे एनिमल्स में से 7 स्पीशीज़ मैमल्स की एक्सटेंट होने वाली है, 44 स्पीशीज़ बर्ड्स की खतरे में, 15 रिप्टाइल की और 3 एम्फीबियंस जो है वो थ्रेटेंड है। अब हम IUCN क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने स्पीशीज़ को क्लासीफाई किया। जैसे कि नॉर्मल स्पीशीज़ क्या होती है? जिन स्पीशीज़ की पॉपुलेशन एरिया के हिसाब से ठीक है, मतलब नॉर्मल है, सर्वाइव कर सकती है। जैसे कैटल हो गया, सैल हो गया, पाइन हो गया, रोडेंट्स हो गया। इस तरीके से रोडेंट्स एक टाइप के चूहे हैं, ठीक है। सैल और पाइन तो आपको पता ही है, प्लांट स्पीशीज़ हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी होती हैं? जिनको खतरा है, डेंजर है बेसिकली, जो कि लुप्त हो सकती हैं आगे जाके। जैसे कि इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, संगाई और लायन टेल्ड मकैक्यू। वल्नरेबल स्पीशीज़ कौन सी होती हैं कि इन स्पीशीज़ की पॉपुलेशन इस हद तक गिर गई है कि ये एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आने लग गई है, ठीक है। मतलब कि ये अब हो सकता है कि विलुप्त होने के कगार पे हो, फ्यूचर में आने वाली है। मतलब पॉपुलेशन की लगातार घट रही है अगर नेगेटिव फैक्टर्स ऐसे ही चलते रहे तो। जैसे ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट, गिगैंटिक डॉल्फिन। और आपने देखा भी होगा, जैसे हम
स्पीशीज़ को रिकवर करने के लिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत सारे टाइगर लेके आए थे हमारी इंडिया में, लेकिन अब उनमें से एक भी टाइगर जो है वो नहीं बच पाया। तो बेसिकली कुछ ऐसे फैक्टर्स हो जाते हैं, क्लाइमेटिक चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ स्पीशीज़ जो है वो नेचुरली भी एक्सटेंट होने लग जाती हैं, और अगर उन्हें वापस से रिकवर करना चाहें तो भी वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। ठीक है, रेयर स्पीशीज़, ऐसी स्पीशीज़ जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है, और वो एंडेंजर्ड या फिर वल्नरेबल कैटेगरी में पहुंच चुकी है अगर नेगेटिव फैक्टर्स ऐसे ही चलते रहे तो, जैसे कि हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स, हॉर्नबिल एक्सेट्रा। और एंडेमिक स्पीशीज़ जो कुछ ही स्पेशल पर्टिकुलर एरियाज़ पे मिलते हैं, वो नेचर और जोग्राफिकल बैरियर से आइसोलेट है, मतलब हर चीज़ से वो एकदम अकेले पड़ गए हैं, वो एक ही जगह पर पाए जाते हैं, जैसे कि अंडमान टील, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन अरुणाचल प्रदेश। और एक्सटेंट स्पीशीज़ जो इतना ढूंढने के बाद भी कहीं ना मिलती हो, जैसे एशियाटिक चीता, पिंक हेडेड डक, इस तरीके से। IUCN क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड की और सबसे ज़्यादा, ये वर्ल्ड की एक तो ओल्डेस्ट है और लार्जेस्ट ग्लोबल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1948 में बनी थी, और इसको हम वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहते हैं। इसका ये जो नेम है दूसरा, वो ध्यान में रखना, ठीक है। अब क्यों फ्लोरा एंड फौना डिप्लीट होते जा रहे हैं? देखो, हमारा जो हम ह्यूमन बींग्स हैं बेसिकली अपने ग्रीड के लिए नेचर से ही रिसोर्सेज लेते रहते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी, जैसे लकड़ी हो गई, तना हो गया, रबर हो गई, लीव्स हो गए, मेडिसिन हो गया, डाई, फूड, फ्यूल, फॉडर, मैन्योर, सब कुछ हम जो है फॉरेस्ट से लेते हैं, नेचर से लेते हैं। और इससे इस वजह से किस चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है? वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। अब क्यों बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन हो रही है इंडिया में? एक तो ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई, फॉरेस्ट की जगह घर बनने लगे, माइनिंग ज़्यादा हो रही है, ओवर ग्रेजिंग ज़्यादा हो रही है। आपने देखा भी होगा लद्दाख में बहुत ज़्यादा माइनिंग हो रही है, और अभी फुनसुक वांगडू ने भी कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था माइनिंग को लेकर। तो माइनिंग की वजह से भी इंडिया की जो पॉपुलेशन है बायोडाइवर्सिटी की, वो बहुत लो हो रही है, और रिसोर्सेज जो है ना अच्छे से बट नहीं रहे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे। जो रहने का जगह है जानवरों की, वो डिस्ट्रॉय हो रही है। हंटिंग, पोचिंग, पॉइजनिंग, फॉरेस्ट फायर तो एक अलग ही मुद्दा है, ठीक है। इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन भी हो रहा है। रिवर वैली प्रोजेक्ट जैसे डैम्स बन रहे हैं तो भी हैबिटेट लूज हो जाता है, लॉस हो जाता है। और फ्यूल वुड कलेक्शन, अब यहाँ पर जो है फ्यूल मतलब वुड वगैरह कलेक्ट करने के लिए भी उन पे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पे असर पड़ता है। हिमालयन यू, ये आपको दिख रहा होगा, ये पौधा दिख रहा होगा, इसको हिमालयन यू बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? टैक्सस वैलीचीनिया। ये हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे पार्ट में एक मेडिसिनल प्लांट मिलता है, और अरुणाचल प्रदेश में भी। इसके अंदर से एक केमिकल कंपाउंड निकलता है जिसका नाम टैक्सोल है, जो कि इस हिमालयन यू के बार्क पे, निडल्स पे, ट्विग्स पे, रूट्स में से ये एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, टैक्सोल नाम का केमिकल, जिसकी वजह से कुछ कैंसर जो है सक्सेसफुली ट्रीट हो जाते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या हो गया अब कि ये जो है पिछले 10 सालों में ना इतने ज़्यादा सूख गए हैं इस हिमालयन यू के ट्रीज़, जिसकी वजह से इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है, और ये डेंजर्ड स्पीशीज़ में भी आ गए हैं। अब सोशल इफ़ेक्ट्स ऑफ डिप्लीटिंग रिसोर्सेज हम पढ़ेंगे कि जैसे रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो उसके सोसाइटी में क्या क्या असर पड़ रहे हैं। जैसे रिसोर्सेज की कमी पड़ रही है तो सोसाइटी पे बहुत बुरा असर पड़ता है। वुमेन के ऊपर बर्डन डाला जाता है कि जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके ला, जैसे फ्यूल हो गया, फॉडर हो गया, फॉडर मतलब जो गाय भैंस खाती हैं, फ्यूल मतलब ईंधन हो गया, ठीक है, जो पीने का पानी वो इकट्ठा करके ला। वुमेन को इतना ज़्यादा चल के जाना पड़ता है, कुछ बहुत सारे किलोमीटर्स चलने पड़ते हैं ताकि पीने का पानी वो ला सकें। और डिफॉरेस्टेशन के कारण फ्लड और ड्रॉट जैसी महामारी आ जाती है, जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? बेसिकली हमारे इंडिया में वाइल्ड लाइफ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रही है, और फॉरेस्ट्री जो है वो बहुत एसेंशियल हो चुकी है। 1960s एंड 70s में कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा, मतलब इसके ऊपर जोर आने लग गया था कि अब हमें अपने पेड़ों को बचाना है, फॉरेस्ट को बचाना है। तो नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो है आया सामने। वो कौन सा था? इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये जो है कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 1972 में, फिर 1980 में, 1986 में और 1991 में कुछ प्रोविजंस ऐड होते गए इंडियन वाइल्ड लाइफ नेशनल एक्ट में। और इसका क्या पर्पस था कि जितने भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की पॉपुलेशन बची है उनको प्रोटेक्ट करना, हंटिंग को बैन करना, और
जो हैबिटेट्स हैं जानवरों के उनको लीगल प्रोटेक्शन देना और वाइल्ड लाइफ के अंदर ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो कि सिर्फ जानवरों के लिए ही होगी, है ना। और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं कुछ एनिमल्स के लिए, जैसे कि जो बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड थे बेसिकली, जैसे टाइगर, वन ऑर्न राइनो और दूसरे जानवरों के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1973 में, ताकि जो टाइगर की एंडेंजर्ड स्पीशीज़ थी कंट्री में वो बच जाए। और वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980 वाला और 1986 वाला, उसमें बहुत सारी बटरफ्लाई, मोथ्स, बीटल और ड्रैगन फ्लाई को इतना हद तक काबू कर लिया गया कि अब वो प्रोटेक्टेड लिस्ट में आ गई थी, एंडेंजर्ड लिस्ट में नहीं थी। और 1991 में फर्स्ट टाइम प्लांट्स को भी इस लिस्ट में ऐड किया गया और 6 स्पीशीज़ को बचाने का आंदोलन भी स्टार्ट हो गया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स देखो इंडिया में। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, मानस टाइगर रिजर्व असम में, पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इनमें से आप कौन से वाइल्ड लाइफ मतलब टाइगर रिजर्व में गए हुए हो, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करते हैं। ऐसे कुछ नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पर जहाँ पर हंटिंग एंड पोचिंग तो बिल्कुल बैन है, और मतलब वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स सबकी, ठीक है। अब देखो हमारी गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसके हिसाब से टाइप्स बता रखे हैं, ठीक है। इंडिया में बहुत सारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो है ना वो गवर्नमेंट मैनेज करती है और गवर्नमेंट ओन करती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू। अब ऐसे ही उन्होंने फॉरेस्ट को क्लासिफाई कर रखा है। एक तो रिजर्व फॉरेस्ट, इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट है ना उसका आधा पार्ट जो है उन्होंने रिजर्व कर रखा है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल और अच्छे से हमारी वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखा हुआ है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जो हमारे फॉरेस्ट एरिया का 1/3 एरिया है उसको हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहते हैं, जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लागू किया कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। यहाँ पर जो है फॉरेस्ट की जो लैंड है उसको बचाया जाता है ताकि उसके ऊपर और ज़्यादा डिप्लीशन ना हो। अनक्लास्ड फॉरेस्ट, अब ये कुछ ऐसी वेस्ट लैंड है फॉरेस्ट की जो कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ की होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन की। हम ये भूल जाते हैं इंडिया में कि जो फॉरेस्ट है वो बेसिकली वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स का ही नहीं है, बेसिकली ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ भी जो हैं, ट्राइबल जो पीपल है वो भी वहाँ पे रहते हैं, आदिवासीज़ भी रहते हैं। और इंडिया के कुछ एरियाज़ में जो लोकल कम्युनिटी है वो इस ग्रीडीनेस के कारण अपना घर खो देती है। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है उनको ये चीज़ भी रिकॉग्नाइज उनको होने लग गई और उनका जो लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड है उसको सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे कदम उठाए, ठीक है। जैसे कि राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट को प्रोटेक्टेड घोषित किया गया था और 1200 हेक्टेयर्स उसके प्रोटेक्ट किए गए थे। उसके बाद फेमस चिपको मूवमेंट तो आपने सुना ही है, जो कि हिमालयाज़ में हुआ था। उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन जो है वो रुक गई थी काफ़ी सारे एरियाज़ में। और जो फार्मर्स और सिटीजन ग्रुप हैं उन्होंने बीज बचाओ आंदोलन भी किया था, कहाँ पर? टिहरी में और नवदन्या में, ठीक है। अच्छा, ये जो चिपको और एक ओडिशा में GFM प्रोग्राम यानी कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी स्टार्ट हुआ था, इसके बारे में भी डिटेल आ गई है, ठीक है। चिपको मूवमेंट जो है हिमालयाज़ में हुआ था ताकि डिफॉरेस्टेशन जो है वो रुक जाए, है ना। उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, एफॉरेस्टेशन भी करना स्टार्ट कर दिया और इंडिजिनस स्पीशीज़ जो वो उगानी स्टार्ट कर दी थी और ट्रेडिशनल जो पहले के कंजर्वेशन मेथड थे उनको अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। बीज बचाओ आंदोलन जो टिहरी में है वो क्या था बेसिकली, ये बीज बचाओ आंदोलन को हम बोलते हैं सेव द सीड्स मूवमेंट। बेसिकली ये जो है पुराना एक मेथड था, कंजर्वेशन मेथड था ट्रेडिशनल सीड्स को बचाने का, जिसके अंदर हम एग्रीकल्चर की बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और लोकल ट्रेडिशन। बेसिकली सब कुछ पुराने तरीके से हम करते हैं। सीड्स को बचाना हुआ, एफॉरेस्टेशन हुआ, उसके अंदर कोई केमिकल और सिंथेटिक फाइबर्स जो है या फिर HYV सीड्स जो है जो कि केमिकल से भरे होते हैं वो वाले नहीं होते। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या था, ये जो है ओडिशा की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था 1988 में, जिसमें क्या होता है जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो इन्वॉल्व होती हैं फॉरेस्ट की लैंड को बचाने के लिए और बदले में उन्हें थोड़ा बहुत फॉरेस्ट से सामान भी मिल जाता है, ठीक है। अब ये जो है एक इंस्टीट्यूट होता है GFM में, जिसके अंदर बहुत सारे जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड होती है, जो कि फॉरेस्ट लैंड बेकार हो जाती है, वो मैनेज कौन करते हैं? वहाँ के लोग और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। इन रिटर्न जो कम्युनिटीज़ फॉरेस्ट लैंड को बचाने का काम करती हैं उनको बेनिफिट मिलता है, जैसे उनको टिम्बर मिल गया, फॉरेस्ट से जो भी प्रोड्यूस हुआ वो मिल गया, और वहाँ पर जो है हार्वेस्टेशन मतलब टिम्बर का हार्वेस्ट जो है वो काफ़ी
काफ़ी अच्छा उनको शेयर मिल जाता था उन कम्युनिटीज़ को, ठीक है। सम वेज दैट पुट एंड टू द इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, कुछ ऐसे तरीके जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ के ऊपर डिस्ट्रक्शन या फिर डिस्क्रिमिनेशन होना कम हो गया। एक तो गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, उसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा वाइल्ड लाइफ पर, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने 14 बायोस्फीयर को सेटअप किया ताकि फ्लोरा एंड फौना जो है प्रोटेक्ट हो सके। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किए जाने लग गए, किसको? बोटेनिकल गार्डन्स जो 14 बनाए थे गवर्नमेंट ने 1992 से, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बहुत सारे प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया जिनकी वजह से टाइगर, राइनो और बहुत सारे बस्टर्ड ऐसे एनिमल्स की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी अच्छी होने लग गई। 89 नेशनल पार्क बनाए, 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई, जूलॉजिकल गार्डन भी सेटअप किए। और इसके बाद हम सबको ये रियलाइज़ होने लग गया कि नेचुरल इकोसिस्टम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए। तो इसके साथ साथ हमारा जो चैप्टर है वो फाइनली खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने पढ़ाया। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे ज़रूर फॉलो कर लेना। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।